सिंह यूपी बोर्ड कक्षा 10 गणित अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम कुछ परिभाषाएं और उदाहरण हल करेंगे। आपका पहला परिभाषा है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो गिनने में प्रयोग होने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, इसी तरह अनंत तक। दूसरा परिभाषा है हमारा पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी सम्मिलित कर लिया जाए, शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। अगला परिभाषा है हमारा पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक ले लिया जाए तो हमारा पूर्णांक बनता है। धन वाले भाग को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं और ऋण वाले भाग को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। जो जीरो होता है हमारा न तो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक। अगला परिभाषा है हमारा परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? तो वह संख्याएं जिसे अंश बटा हर के रूप में लिख सके। वह संख्याएं जिसे अंश बटा हर के रूप में लिख सके, अर्थात p बटा q के रूप में लिख सके, जहां q का मान अर्थात हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे आपका हो जाएगा 3/4, 7/5, 3, क्योंकि 3 को भी हम लोग बटा में 1 करके लिखेंगे तो हमारा परिमेय संख्या ही बनेगा। 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे भी 1 लिख सकते हैं, क्योंकि हर का मान आपका 0 नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर हमारा देख रहे हैं कि हर का मान 0 नहीं है। अब ध्यान देंगे, जो सभी पूर्णांक होते हैं वो परिमेय संख्याएं हैं। जैसे सबको 2/1 है तो उसको 2 है तो 2/1 लिख सकते हैं, 3 है 3/1 लिख सकते हैं, -4 है तो इसको भी -4/1 लिख सकते हैं। तो जितने भी पूर्णांक होते हैं वो परिमेय संख्याएं हैं, लेकिन परिमेय संख्याएं जितनी परिमेय संख्याएं होती हैं वो पूर्णांक नहीं है, क्योंकि पूर्णांक में को 3/4 के रूप में नहीं लिख सकते। अगला हमारा परिभाषा है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं ठीक परिमेय संख्या का विपरीत परिभाषा होता है। जैसे कैसे लिखेंगे इसको? वह संख्या जिसे p बटा q अंश बटा हर के रूप में न लिखी जाए अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कणी में 2, कणी में 3, कणी में 5, पाई का मान आदि, ये सब हमारा अपरिमेय संख्या है। इसे अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते। ये हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। अगला परिभाषा है वास्तविक संख्याएं। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं लिखेंगे। परिमेय
और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है वास्तविक संख्या कहलाता है, अर्थात अंग्रेजी में रियल नंबर कहलाता है। आपके अभ्यास में दिया हुआ है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यह क्या है? चलिए इसका परिभाषा देखते हैं पहले और समझते हैं। तो प्रमेयिका जो होता है, प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। और इसे या इसका प्रयोग एक अन्य कथन को, दूसरे कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। चलिए हम समझते हैं इसको। आपके पास 22 है और 5 है, भाग देने के लिए कह देगा तो कौन सबसे बड़ा है? पहले तो 22 बड़ा है, तो 22 को अंदर लिखेंगे और 5 से भाग देंगे, तो 5 के 20, तो हमारा शेष बचेगा 2। तो ध्यान देंगे जो हमारे पास जो शेष बच रहा है वो हमेशा 5 जो भाजक है उससे हमेशा छोटा रहेगा। या तो यहाँ पर शेषफल 0 आएगा या 5 से छोटा रहेगा, भाजक से छोटा रहेगा। भाजक किसे कहते हैं? जिससे हम भाग देते हैं, जिसमें भाग दिया जाता है, भागफल जो भाग देने पर प्राप्त होता है। इसको कैसे लिखेंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, जो आप लोगों ने छोटे कक्षाओं में पढ़ा है। तो जो शेषफल है वो या तो 0 हो सकता है या तो 0 बराबर हो सकता है, लेकिन भाजक छोटा रहेगा। चलिए हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को इसी प्रकार लगाएंगे। जैसे हमारे पास a है और b है, 2 धनात्मक पूर्णांक हैं, हम भाग देंगे a में b से। तो a में b से भाग देंगे तो हमारा जो भागफल प्राप्त होगा q और शेष जो आएगा r से दर्शाते हैं। तो इसको लिखेंगे भाज्य बराबर, जैसे लिखते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। चलिए इसी प्रकार इसको लिखते हैं। तो भाज्य हमारा a बराबर भाजक b और q और हमारा शेषफल है r, जो जहाँ r जो शेषफल होगा या तो 0 हो सकता है या तो 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन हमेशा जो भाजक से हमेशा छोटा होगा। यह जो हमारा परिणाम प्राप्त हुआ है इसकी जानकारी तो हमें पहले से ही थी कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है, लेकिन यह लिखित रूप से जो इसका सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है ये यूक्लिड एलिमेंट्स की पुस्तक 7 में किया गया है। आपके किताब में दिया हुआ है प्रमेय 1.1 पेज नंबर 4। क्या दिया हुआ है?
दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर, दो धनात्मक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर, जो क्यू और आर है अद्वितीय मतलब कि यह निश्चित है, विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां जो जीरो है वो आर से छोटा है या उसके बराबर है, और लेकिन आर जो है बी से छोटा है। अगला परिभाषा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो ये जो एक एल्गोरिथम जो शब्द है ये 9वीं शताब्दी के एक फारसी गणितज्ञ अल-ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया है। इसका परिभाषा देखते हैं कि एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। पहला उदाहरण दिया हुआ है कि 4052 और 12576 का जो HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। चलिए हम हल करते हैं इसको। तो देखते हैं पहले कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो 12576 बड़ा है 4052 से। चलिए भाग देंगे, HCF ज्ञात करेंगे जैसे हम लोग ज्ञात करते हैं। 12576 अंदर और 4052 से भाग देंगे। तो हमारा 3 बार जाएगा और 12156 आएगा, घटाएंगे तो हमारा शेषफल आएगा 420। ध्यान देंगे 12576 और 4052 पर यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करने पर तो हमारा भाज्य कितना है, मतलब कि ए का मान आपका दिया है 12576 और भाजक है 4052 और आपका जो भागफल है 3 और शेषफल आपका आया है 420। ध्यान देंगे जब तक हमारा शेषफल का मान 0 नहीं आएगा तब तक हम HCF ज्ञात करेंगे, मसा ज्ञात करेंगे। अभी 420 आया है, अभी 0 के बराबर नहीं आया है। प्रथम चरण लिख लेंगे इसको। दूसरा चरण, (420) में 4052 चलिए भाग देते हैं। 9 बार जाएगा, हमारा आएगा 3780। तो घटाने पर प्राप्त होगा 272। तो फिर लिखेंगे दूसरे चरण में। अब हमारा भाज्य 4052 है और भाजक 420, भागफल 9, शेषफल 272। अभी शेषफल का हमारा मान 0 के बराबर नहीं आया है। अब 272 से 420 में भाग देंगे तो हमारा 1 बार जाएगा और आपका आ जाएगा 272 ही, घटाने पर प्राप्त होगा 148। अभी हमारा शेषफल का मान 0 नहीं आया है, मतलब आर का मान अभी 0 नहीं आया है। तो तीसरा चरण लिखेंगे कि हमारा भाज्य है 420, भाजक है 272, भागफल 1 और 148 शेषफल। अभी हमारा शेषफल का मान 0 नहीं आया है। फिर 272 में 148 से भाग दिया जाए तो हमारा आएगा एक बार में 148, घटाने पर आपका हो जाएगा 124 शेष बचेगा। चलिए चौथा चरण लिख लेंगे तो हमारा हो जाएगा 272 भाज्य 148, भाजक भागफल 1 और शेषफल 124 आ गया। तो अभी
शेषफल 0 के बराबर नहीं है। तो फिर से भाग देंगे 148 में 124 से, एक बार जाएगा तो आएगा हमारा 24। हमारा पांचवा चरण हुआ भाज्य 148 भाजक 124 भागफल 1 और शेषफल 24। अभी शेषफल का मान 0 के बराबर नहीं है, तो फिर से भाग देंगे 124 में 24 से, भाग दिए तो हमारा 5 बार गया 120 आया, शेषफल 4। छठवां चरण करके लिख लेंगे भाज्य 120 बराबर 24 गुणे 5 प्लस 4। अभी जो शेषफल का मान है 0 के बराबर नहीं है। फिर हमने 24 में 4 से भाग दिया 6 बार, 4 छके 24, हमारा शेषफल 0 प्राप्त हो गया। सातवां चरण में लिखेंगे 24 भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब हमारा शेषफल का मान ज्ञात हो 0 हो गया। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का परिभाषा क्या होता है कि यह एक चरणों की श्रृंखला होता है। देखिए हमारा चरण 1, चरण 2, चरण 3 इस तरह बना हुआ है। इसे ही हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यही श्रृंखला के द्वारा हम आगे के सवाल हल करेंगे। 0 आने के बाद हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हो गया है। हमारा शेषफल 0 प्राप्त हो गया है, इसलिए प्रक्रिया यहाँ समाप्त होती है। यह प्रक्रिया यहीं पर समाप्त हो गई है। क्योंकि इस स्थिति में भाजक 4 है, हमारा भाजक 4 है, इसलिए 12,576 और 4,052 का जो HCF है 4 होगा। जितना भी सवाल इस प्रकार का होगा इसी प्रकार हल करेंगे। तो उदाहरण नंबर 2 दिया हुआ है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। चलिए इसे हल करते हैं। लिखेंगे माना a एक धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 2। b का मान जो दिया रहेगा वहीं रखेंगे, जैसे 2 दिया रहेगा 2 रखेंगे, 3 दिया रहेगा 3, यहाँ पर जो मान रहेगा वहीं रखेंगे b का मान। a में 2 से भाग देंगे तो भागफल q से दर्शाते हैं और शेषफल r आएगा। r जो शेषफल का मान क्या क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है, लेकिन हमेशा आपका 2 से छोटा रहेगा, भाजक से हमेशा छोटा रहता है। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से किसी पूर्णांक जो q है, हमारा जो भागफल q है वो हमेशा या तो 0 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा के लिए a 2q प्लस r है, जहां r या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है, क्योंकि r का मान जो होता है या तो 0 के बराबर होता है या उससे बड़ा होता है, लेकिन हमेशा भाजक से छोटा है और भाजक हमारा 2 है। इसलिए a बराबर या तो 2q हो सकता है या तो 2q प्लस r। कैसे? क्योंकि हम जानते हैं कि a बराबर bq प्लस r होता है, तो r का मान एक बार 0 रखेंगे और b का मान 2 दिया हुआ है हमारा, तो 2q प्राप्त होगा, एक बार 1 रखेंगे तो 2q प्लस 1 प्राप्त होगा। इसमें लिखेंगे यदि a बराबर 2q है तो यह एक सम पूर्णांक है। क्यों सम है? क्योंकि यह 2 का गुणज है। साथ ही एक जो धनात्मक पूर्णांक होता है या तो सम हो सकता है या तो विषम, इसलिए कोई भी धनात्मक जो विषम पूर्णांक होगा 2q प्लस 1 के रूप का होगा, क्योंकि इसमें 2 कॉमन नहीं मिल रहा है, इसलिए
यह 2 का गुणनखंड नहीं होगा, इसलिए यह विषम पूर्णांक है। उदाहरण नंबर 3 दिया हुआ है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। जैसे उदाहरण नंबर 2 लगाए थे उसी प्रकार इसमें भी एक धनात्मक विषम पूर्णांक मानेंगे। लिखेंगे, माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b बराबर 4 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। a हमारा भाज्य है, 4 से भाग देने पर भागफल q और शेषफल r, और r का मान जो हमेशा भाजक से छोटा होता है, या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है। आगे लिखेंगे, चूंकि r या तो 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है लेकिन 4 से छोटा है, मतलब भाजक से छोटा है, इसलिए संभावित शेषफल क्या क्या हो सकता है, 0, 1, 2 और 3 है। अतः a संख्याओं 4q कैसे, a बराबर हमारा होता है bq प्लस r होता है। तब b का मान 4 दिया है, r का मान एक बार 0 रखेंगे तो हमारा 4q प्राप्त हो जाएगा, एक बार 1 रखेंगे तो 4q प्लस 1 प्राप्त होगा, 2 रखेंगे तो 4q प्लस 2 प्राप्त होगा, 3 रखेंगे तो 4q प्लस 3 के रूप का हो सकता है जहां q भागफल है। इसमें लिखेंगे, चूंकि a एक विषम पूर्णांक है इसलिए यह 4q और 4q प्लस 2 के रूप का नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यह भी 2 का गुणनखंड है और यह इसमें से 2 कॉमन मिल जाएगा तो यह भी 2 का गुणनखंड है, और 2 का गुणनखंड होगा तो 2 से विभाज्य होगा, और 2 से विभाज्य जो होता है वह सम होता है, विषम नहीं होता है। इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होगा, क्योंकि यह 2 का गुणनखंड नहीं है और 2 से विभाज्य नहीं होंगे। उदाहरण नंबर 4 दिया हुआ है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है? इस सवाल में हम 420 और 130 का HCF मस ज्ञात करेंगे, जिससे हमें प्रत्येक ढेरी में रखी जा सकने वाली बर्फियों की अधिकतम संख्या प्राप्त होगी और जिससे ढेरियों की संख्या न्यूनतम होगी और परात में ये बर्फियां न्यूनतम स्थान घेरेगी। चलिए हल करते हैं। 420 और 130 का HCF ज्ञात करेंगे तो 3 बार जाएगा तो 390 आएगा, हमारा शेष बचेगा 30। यहाँ पर लिखेंगे प्रथम चरण, भाज्य हमारा 420, भाजक 130, भागफल 3 और शेषफल 30। अभी शेषफल का मान 0 के बराबर नहीं है। फिर हम 130 में 30 से भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, 120 आएगा, 120 और शेष आपका आ जाएगा 10। दूसरे चरण में लिखेंगे 130 बराबर 30 गुणे 4 प्लस 10। अभी शेषफल का मान 0 नहीं है। फिर भाग देंगे तो हमारा 30 में 10 से भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 दहाई में 30। अब तीसरे चरण में लिखेंगे 30 बराबर 10 गुणे 3 प्लस 0। अब शेषफल का मान हमारा 0 आ गया। अब लिखेंगे अतः HCF 420 और 130 दोनों का HCF हमारा आ गया 10। इसलिए प्रत्येक प्रकार की बर्फियों के लिए जो मिठाई विक्रेता है 10-10 की ढेरी बना सकता है। हमारा पूरा उदाहरण कंप्लीट हो गया। कल से हम लोग प्रश्नावली 1.1 हल करेंगे। जय हिंद।